बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का उठते बैठते हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से दुआ जी निकलती है और जो दुआएं हैं वो तो हम प्रोग्राम में भी शेयर कर रहे होते हैं और प्रोग्राम देने का भी एक हुनर होता है प्रोग्राम में, और उसके अलावा दुआ लेने का भी एक आर्ट होता है। ये तो हम सीख रहे हैं और आखिरी सांस तक सीखते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क के हर एक एक कोने की हम बात करें, किसी भी सूबे में आप चले जाएं, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ये एक आम तासुर रहा है कि जब हम टूरिज़म की बात करते हैं या सैर व तफरीह की बात करें तो सिर्फ नारान या नथिया गली या सिर्फ मरी की हद तक जो है आपकी जो वेकेशंस हैं वो महदूद नहीं होती हैं। आप इससे आगे चले जाएं और कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगहें और कितने खूबसूरत अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। मुझे याद है अपने बचपन में मेरे वालिद साहब की मोबिलिटी की लिमिटेशंस की वजह से हम लोग मैक्सिमम होता था तो भूरबन चले जाया करते थे, नथिया गली जाते थे, और तब जो है हमारे बचपन में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का जज्बा होता था। तो मुझे याद है कि कम वसाइल जो आसपास होते थे, इतने होटल्स भी नहीं थे, इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे, अब वो तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं, लेकिन एंजॉय सारे बहुत करते थे। लेकिन अब आप अगर देखें, आप पंजाब की बात करें, आप बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करें, सिंध की बात करें, आप KPK की बात करें, इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को। और सबसे बढ़कर मेहमान नवाजी, हमारे मुल्क की जो कल्चर है और रिवायात की जब बात करते हैं तो मेरे मुल्क जैसी मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मुझे याद है मैं इजिप्ट गई, मेरी नई नई जब शादी हुई तो लोग सैर व तफरीह के लिए यूरोप जाते हैं या स्विट्ज़रलैंड, तो मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की कि मैंने जाना इजिप्ट, मुझे पिरामिड्स देखने का बड़ा शौक था। तो मेरे मियाँ ने कि बड़ी अजीब व गरीब सी तुम्हारी फरमाइश है। मैंने कहा जी वो सोशल स्टडीज़ में टूटनखामन उनका एक फ़ारो होता था, बहुत बड़ा हिस्ट्री अगर आपने इजिप्शियन पढ़ी हो, तो मैंने कहा मैंने उसकी मम्मी देखनी है। तो मेरे मियाँ को काफ़ी परेशानी भी हुई कि मतलब मेरा कोई मसला तो नहीं टेक्निकल के, कहीं और जाओ, कोई फ्रांस जाता है बंदा, स्विट्ज़रलैंड जाता है, फ़लाँ जगह। लेकिन जब मैं उधर गई तो बहुत अच्छे लोग, बहुत हॉस्पिटैलिटी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है ना कि हम अगर हमारे किसी बच्चे को कोई गैर शख्स जो है, कोई औरत हो या कोई भी हो, प्यार करता है तो हम और खुश होते हैं कि देखो हमारे बच्चे को प्यार कर रहे हैं। जब मैं उधर गई तो उधर के लोग बहुत अच्छे, बड़े मेहमान नवाज, लेकिन जब मैं मॉल्स के अंदर उनके प्यारे प्यारे बच्चों को देखती थी, मैं इस तरह सर पे हाथ फेरती थी तो वो बाकायदा अपने बच्चों को पीछे कर लिया करते थे। मैं बड़ी हैरान हुई और फिर मैंने तब रियलाइज़ किया कि वक्त के साथ साथ कि हमारे लोगों में तो इतनी अपनाइयत है और इतना प्यार है। और उसके बाद फिर मुझे ये शऊर पैदा हुआ कि आपको स्विट्ज़रलैंड तो इजिप्ट और फलां जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सैर व तफरीह की बात करते हैं तो हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि आपको अपने मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसी वजह से फिर आप देखें कि बाहर के ममालिक से अब कितने लोग हैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। लेकिन उससे पहले जी शेफ़ अनम है, इतनी प्यारी आवाज़ इनकी हुई है भाई कि मज़ा आ जाए, इनसे गाना सुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मेरा हाल मेरा तो खुद गला ख़राब हो जाएगा, ना करो। अनम ये तुम कॉन्सर्ट आप करके आई हैं, क्या करके आई हैं मुझे ये बताएं। नहीं कॉन्सर्ट तो नहीं करके, लेकिन सडन खुद ही से ठीक है, आपको करीब आना पड़ेगा मेरे ख्याल में। करीब मैं आऊँगी। मैं सादिया अरशद को वेलकम करूँ। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा इनके पास जाके देख लूँ, जाइए। मैं इनकी तर्जुमान हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या बनने वाला है। मुझे बताओ कान में क्या बनने वाला है। आज हम बना रहे हैं चिकन टेंडर्स। ठीक है, टेंडर तक की आवाज़ रहेगी। हाँ, आगे और साथ चिकन मंचूरियन, ठीक, फ्राइड राइस। ठीक है, मंचूरियन तक समझ आए, अगला नहीं आई मैं समझ। क्या कह रही हो? एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस। और आम किस लिए पड़ेगा? आज हम मैंगो जूस बनाएंगे। अच्छा, गला भी खराब है, सारा कुछ भी बन रहा है। कुछ नहीं खाऊंगी। कुछ अगर कुछ नहीं खाओगी? पक्का है? हाँ, सही है, पक्का। चलो डन। अच्छा जी, बनाना शुरू करें। लेकिन ख़वातीन हज़रात ये डेडिकेशन देखें कि ये लाइव प्रोग्राम के अंदर भी आई है माशाल्लाह। प्रोग्राम में चूँकि कमिटमेंट थी, और ये होती है जी डेडिकेशन और कमिटमेंट। क्यों सादिया? एब्सोल्युटली, ये खूबसूरती होती है जब आप कमिटमेंट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, अपनाइयत भी होती है और आप सोच लेते हैं कि बस जाना है, अपना काम करना है। और मैं समझती हूँ हाँ, हमारी पूरी टीम की तो है ये एक है ना अपनाइयत भी, और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और जब सोच लेते हैं कि जाना है, काम करना है,
तो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और आप परेशानी को परेशानी मत समझें या कोई टेंशन को टेंशन ना समझें, तो खुद ही ज़िंदगी में मामलात हल हो जाते हैं। अच्छा सादिया, हॉरोस्कोप तो आपसे हम हर हफ्ते आने वाले सितारों का हाल तो पूछते ही हैं, लेकिन बड़ी फरमाइश आई और मुझे ये बहुत सारे लोगों ने कहा मेरी कोशिश ये होती है कि आपके सेगमेंट में मैं ज़्यादा बात ना करूँ ताकि तसलसल में हॉरोस्कोप चल सके। लेकिन आज मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा, बहुत से लोगों की फरमाइश भी थी, ख्वाब और ख्वाबों की हकीकत कि कितनी हकीकत है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बामानी ख्वाब आते हैं, कई दफ़ा बेमानी भी ख्वाब आ जाते हैं, तो किस तरीके से डिफरेंस जो है हम उसका कर सकते हैं। पहले तो ख्वाबों की हकीकत के बारे में बताइएगा। अच्छा देखिए, ख्वाब होते क्या हैं? बड़ा खूबसूरत आज का आपने क्वेश्चन या टॉपिक जो है वो आपने बिल्कुल आपने चूज़ किया। ख्वाब जो है ना, वो इसको मैं कहूँगी कि डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स के होते हैं। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम रात को सोते कितने बजे हैं। ये दिन का ख्वाब है, रात का ख्वाब है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हम दिन में भी सोए और हमें ख्वाब आ गया, उसका कोई मानी नहीं होता। फिर अक्सर लोग ये भी करते हैं कि वह रात को सोते ही लेट हैं और वो कहते हैं कि जी हमें ख्वाब आया, रात को बहुत कहते हैं ना पेट भर के खा के सो जाते हैं और फिर कहते हैं हमें ख्वाब आया। देखिए, ख्वाब समटाइम्स मैं मानती हूँ सच के करीब या सच भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख्वाब जो उनसे होते हैं वो सही नहीं होते, उनका कोई मतलब नहीं होता। वो समटाइम्स हम जो रात को कुछ देखा, सुना, सोचा, वो समटाइम्स हमारे ख्वाब का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे? एक चीज़ होती है कॉन्शियस, जिस तरह मैं और आप बैठे हुए, ये हमारा कॉन्शियस है। एक चीज़ होती है हमारा सबकॉन्शियस, जिसको अक्सर अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। उसमें वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, सबकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस, वो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, वो किसी ना किसी चीज़ में रह जाती हैं, हिस्सा बन जाती है। वो हमें फिर ख्वाब की सूरत में, वो हम चाहते हैं कि वो हो जाए या रह जाए, वो आ जाए, वो उस ख्वाब का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो ख्वाब गलत हो, हकीकत में ना हो। कुछ ख्वाब हमें इंडिकेशंस भी देते हैं, सही, ठीक है, हमें आगाही मिल जाती है, आने वाले इवेंट की खबरदारी होती है, कई दफ़ा वो सच भी होता है। तो हम सच और झूठ का बेसिकली पैरामीटर्स कैसे सेट करें? तो कैसे पता कैसे चलेगा सादिया? मैंने ये सुना है, आप बेहतर बता सकती हैं, कि दोपहर को देखने वाले ख्वाब जो हैं उनमें ज़्यादा हकीकत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो आप देखिए, हम दिन में काम कर रहे हैं, हम रेस्ट मूड में जाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, उस अफरा तफरी में हम सो गए, तो उसका इतना कोई मानी नहीं होता। जब हम एक डीप स्लीप लेते हैं, रात को जल्दी सोते हैं या जिस वक्त भी सोते हैं, हम जब गहरी नींद में जाते हैं और उस वक्त पे आपको ख्वाब आए, उस ख्वाब का तो कोई मानी हो सकता है। सही। जब हम थोड़ी देर के लिए सोए, तो उस वक्त हमारे जहन में ना होता है कि हमें को ख्वाब आना चाहिए, हमें को ख्वाब आना चाहिए, तो अब यकीन जानिए उस ख्वाब का कोई मतलब नहीं होता है। ये बात जहन में रखिए। सही। अच्छा सादिया, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो ख्वाब हैं ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं, मैंने ये सुना है। ऑब्वियसली मैं खुद भी ख्वाब तो देखती हूँ, लेकिन फिर भी आपको अक्सर तो ख्वाब याद भी नहीं रहते कि आपने क्या देखा होता है। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि वो बेसिकली क्या होता है कि अब जिस तरह हिप्नोसिस है, बिकॉज आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, तो वो क्या होता है कि हम सोते और जागते के दरमियान की वो जो एक हल्की सी एक फेज होता है, जिसको ट्रांस की फॉर्म कहते हैं, उसमें लेकर जाते हैं। तो आप क्या कर रहे होते हैं, ख्वाब भी आप क्या कर रहे होते हैं, वो आप सोते और जागते के दरमियान की एक फॉर्म में जाते हैं। मैंने आपको कहा ना, जो आपके दिमाग की कैफियत में पीछे की जो चीज़ें रह जाती है, या आप सोचना चाह रहे होते हो ये मेरे साथ हो जाए, ये मेरा एक ख्वाब है। ख्वाब क्या है? ये मेरा एक ख्वाब है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, फलां के साथ शादी हो जाए, ये हो जाए, रिश्ता हो, जो भी आप चाह रहे होते, ये मेरा ड्रीम है। बेसिकली वो ख्वाब ही होता है। अब उस ख्वाब में सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, उसको आइडेंटिफाई करना एक बहुत छोटा सा नुक्ता है। याद रखिए, एक बहुत छोटा सा नुक्ता है। और अक्सर लोगों को मैंने देखा, अक्सर लोग आप ये एक अक्सर कहते हैं कि जी मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। मैंने अक्सर लोगों को ये बात सुना है, वो इस बात को बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ हाँ जी, क्लेम करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ कहनी बहुत मुश्किल होती है कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। और अगर आपको सच्चे ख्वाब आते भी है तो आप उसको हर एक को मत बताते नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं। जिनको आते हैं वो कभी भी किसी को नहीं बताते हैं, वो अपने तक रखते हैं। तो जो तो इस बात का बहुत चर्चा करे ना कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं, मुझे सच्चे ख्वाब आते, पता नहीं वो कैसे हर एक को बता सकते। वो अपने तक रखे, वो अपने तक ही रखता है। उस शख्स की निशानी होती है कि अपने तक रखता है।
तो एक तो आप उसको अपने तक रखिए। अच्छा, फिर डिफरेंट जिस तरह इंडिकेशंस होती है कि ख्वाब में आपको क्या नजर आया। ठीक है, पानी फॉर एग्जांपल कॉमनली लोगों को आया नजर, पानी की अब क्या पानी साफ है या गंदा है। ठीक है, पानी साफ है तो अच्छी बात है, पानी गंदा है तो इट मीन्स कि कोई गलत चीज़, कोई गलत काम, या आप किसी गलत काम में हाथ डालने वाले हैं या आपके साथ कुछ गलत होने वाला ठीक है। साफ है तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई नया काम करने वाले हैं तो इट इज़ ओके, या आपको अच्छी चीज़ की निशानी मिलने वाली। बिल्कुल। अगर बारिश का पानी दिखाएं उसमें और समंदर के पानी में, दरिया के पानी में क्या फर्क है? वो तो बहुत अच्छी निशानी होती है। इसका मतलब है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। देखिए, हर, इसलिए मैंने आपको कहना है कि डिफरेंट कामों की डिफरेंट निशानियां, डिफरेंट इंडिकेशंस होती है। बारिश का पानी समंदर, इसका मतलब है कि आप शायद छोटे काम से बड़े काम की तरफ जा रहे हैं, छोटे काम से आप एक बड़े काम की तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट निशानी। बिल्कुल। आग का देखना, मैं ये कॉमन चीजें जो ज्यादातर आग का देखना किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता है। ये तूफान को, या देखिए आप किसी दुश्मन की निशानी होती है, या आप किसी गलत जगह पे जाने वाले हैं, गलती का अंदेशा है, गलत है, लड़ाई झगड़े की निशानी है, आग का देखना अच्छा नहीं। सही। ऊंचाई का देखना सादिया, अक्सर लोगों को ऊंचाई के बहुत बड़े पहाड़ पे या कहीं ऊंचाई वाली जगह पे हैं तो उसकी क्या है? अगर ऊंचाई है तो बहुत अच्छी बात है। ऊंचाई से अगर आप उतर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ओके, क्यों? वो जवाल की निशानी। ओके, ठीक है। जवाल की, आप खुदा ना खास्ता आपको कोई फॉल ना आ जाए, आप गिर अल्लाह ना ना करे, जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। इसलिए मैंने कहा ऊंचाई पे अगर आप खड़े भी हैं तब भी अच्छा है, और उस ऊंचाई पे अल्लाह ताला है सबको ही रखे। लेकिन मैंने आपको कहा ना डिफरेंट डिफरेंट, कई दफ़ा ये होता है कि आप ख्वाब देख रहे होते हैं, बहुत लंबा ख्वाब होता है, लेकिन एंड के चंद चीज़, आप एक पूरी फिल्म ही देख रहे होते हैं ख्वाब में। अक्सर हम सबको होता है, एक पूरी फिल्म सी देख रहे होते हैं, लेकिन एंड की बिल्कुल छोटी सी बात जहन में रह जाती है। तो तब भी ये इस बात की निशानी होती है कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई मैसेज है। ठीक है, तो गौर कीजिए उस पर। और दूसरी, मैं सॉरी आपका पे काट रही हूँ, कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई ख्वाब नजर आते हैं तो सबसे पहले हम जिस तरह कहते हैं कि एक तो अल्लाह ताला के सुपुर्द, और दूसरा फौरन से पहले, अच्छा ख्वाब है बुरा ख्वाब है जैसा भी आपके जो भी, इससे पहले कि आप उसकी कोई इंटरप्रिटेशन करें, आप फौरन से पहले सदका। बिल्कुल सही। उनके सदका हर बला को, क्या 100 बलाओं को टालता है। सदका खास कोई होता है हर किसी के लिए? ये भी मैं आज थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं। हम लोग बड़ा उस पे जाते हैं, ये सदका, वो सदका, ऐसा सदका, वैसा सदका। सबसे बेहतरीन सदका है किसी मोहताज की किसी भी तरह की मदद कर देना। कोई ज़रूरतमंद हो, सही, ठीक है, आप उसको खाना खिला दें, आप किसी गरीब की शादी कर दें। अब आप साहिब हैसियत हों, जिस तरह से भी हो, और अगर आपको अंदेशा है कि मैंने ख्वाब को ऐसा देख लिया जिसका पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या है, सही। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है आप किसी की किसी भी तरह से, अगर कोई, हम चाह रहे हैं हम किसी को खाने खिलाएं, लेकिन आपके सामने एक बीमार आ गया है और आपको उसकी बीमारी को समझते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भाई आप उसकी वो मदद, यानी सिचुएशन के हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से, और आपके सामने समटाइम्स अल्लाह ताला लाके वो शख्स खड़ा कर देता है। ठीक है, और फिर भी अगर आप ना करें तो दैट इज रॉन्ग। अच्छा, जानवर का देखना ख्वाब में किसी भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जानवर के देखने में डिपेंड कर रहा होता है। समटाइम्स आप सांप देखते हैं, समटाइम्स आप बहुत प्यारी बिल्ली देख लेते हैं, ठीक है। अब बिल्ली का देखना बहुत अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वैसे ही बिल्लियों से बहुत मोहब्बत है। आपको पता है बिल्ली के बारे में, आपको चलिए यहाँ से बात शुरू हुई तब बताती हूँ। जो लोग बिल्लियाँ रखते हैं ना, तो या बिल्लियाँ जिनके भी घर में होती, ये एक थेरेपी है। ठीक है, ये एक थेरेपी है। आपको जो लोग बहुत अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, जो भी है वो, उनको तो मैं वैसे भी कहती हूँ कि अगर आप रखे तो इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी एज वेल। एनी हाउ, बात कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन अगर आप वो देखते तो अच्छी निशानी। सांप का देखना अच्छा नहीं है? नहीं, दुश्मन की निशानी, दुश्मन की निशानी। और इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नजर रखें। अच्छा, यानी जो आपके करीबी लोगों पे नजर रखें आप। यानी ये बेसिकली ये है कि आपको फौरन सदका देना चाहिए, फौरन से पहले आप सदका। अच्छा सादिया, मुझे पैनल से भी कहा जा रहा है, एक दो सवालात भी आए हैं लोगों के, उड़ना, अगर आप देख रहे हैं कि उड़ रहे हैं आप, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, समटाइम्स उड़ना, अब उड़ना डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने ख्वाब में किस रुख को, यानी कि आप ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह से उड़े, ये भी डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं। एनीवे, उड़ना हर हाल में अच्छा होता है, लेकिन उड़ना और फिर आप देख रहे हैं कि उड़ते ही चला जा रहा हो कि उसका कोई एंड भी है, ठीक है, हाँ,
तो उसमें ये है कि ठीक है, उड़ना कोई इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप क्योंकि उड़ना अच्छा है, ऊंचाई की तरफ जाना अच्छा होता है, लेकिन बिना किसी मकसद को, इसका क्या मकसद है, क्या है। इंसान सोच में अपनी समटाइम्स ये सोच रहा होता है कि यार मैं पता नहीं किस सिमत में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। वो कहना हमारा सबकॉन्शियस समटाइम्स हमें किसी तरफ लेकर जा रहा होता है। सही। तो समटाइम्स उसका इंडिकेशन किसी तरफ जा रहा होता है, वो आप उसका बैकग्राउंड, एक ख्वाब के अंदर दूसरा ख्वाब होता है, दूसरे ख्वाब के अंदर तीसरा ख्वाब होता है, कोई उसका रुख नहीं बन रहा होता। तो इट मीन्स कि वो ख्वाब नहीं है, आपके रात को सोते वक्त आपने पता नहीं कोई मूवी देखी हो, कोई ऐसी चीज डिस्कस की आपकी हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर लॉट्स मोर। बिल्कुल सही। तो हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस आज हमने डिसाइड किया। आप अगर कोई ख्वाब देखते हैं और उसकी हकीकत के बारे में उसका मतलब जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें हमारे फेसबुक पे भी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीजर है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, या आप खत के जरिए 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके जरिए आप हम तक अपने मसाइल जो हैं शेयर कर सकते हैं और फिर उनका हल ऑन एयर। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा, वो आप बता दीजिएगा। आपकी जो प्रिवेसी है वो हमारे लिए सबसे अहम है, लेकिन हम ज़रूर मसले का हल डिस्कस सादिया से करेंगे। सादिया, वन लास्ट क्वेश्चन, ड्रोने ख्वाब जो हैं, अब वो ड्रोने ख्वाब क्या होते हैं? अच्छा देखिए, वो समटाइम वो भी आपको कोई इंडिकेशन दे देते हैं। समटाइम्स हम ऐसे ही ख्वाब बेमानी भी हो सकते हैं, बेमानी भी होते हैं, और समटाइम्स ये होते हैं कि देयर इज ऑलवेज सम रीजन बिहाइंड दैट। क्या मुसलसल किसी खौफ का शिकार है आप? देखिए बच्चे समटाइम्स, आपने कभी नोटिस किया होगा, बच्चे समटाइम्स इस चीज़ की ज़्यादा शिकार होते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो समटाइम्स देयर इज सम साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड। ठीक है, आप पहले उस चीज़ को देख लीजिए। अगर बच्चा कोई कंप्लेन करे, लेकिन अगर कभी कोई बड़ा कंप्लेन करे और कैसी बात हो, तो उसकी कोई वजह भी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हर चीज़ में वेरी करता है, और उस चीज़ को बहुत इजी भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मुसलसल रेपिटेशन के साथ कोई चीज़ आए तो फिर वो अलार्मिंग होती है। अगर एक आधी दफ़ा आ गया तो इट्स ओके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ख़वातीन-ओ-ज़ात के अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और कोई भी लम्हा कबूलियत का जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच सादिया, और बहुत सारी बामानी गुफ्तगू हमने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले ही कहा था कि जी ज़रा ख्वाबों के हवाले से सादिया से, और अब फिर हम अगले प्रोग्राम के अंदर, आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह सदके के हवाले से भी बात करेंगे, स्टोन्स के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि टैलेंटेड यंगस्टर्स को और वो तमाम लोग जिनमें कोई टैलेंट हो, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। सो इस वक्त एक बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक सिंगर, शी इज़ ब्यूटिफुल, और उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। पहले उनसे गाना सुनेंगे, फिर बातचीत गाने के बाद होगी। सो हमारे साथ मौजूद हैं ज़रका अली। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगैन। और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रका अली ने बहुत खूबसूरत लाइव सिंगिंग की, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आई। और कैसा लग रहा है भाई? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह बड़ा प्यारा प्रोग्राम है और आप तो हैं ही प्यारी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं और बहुत उम्दा। और फरमाइश जो है ना लगती रहेगी, साथ साथ जो है चलती रहेगी। ज़रूर। ख़वातीन हज़रात, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। और मैं सोच रही थी कि करियर को 14 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लेकिन मैंने इन कि अभी तक इंटरव्यू नहीं किया और इनको अभी तक प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा ये बड़ी गलत बात है सुंदस, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जब हम प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मकबूल साहब की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, स्पीच स्पेशलिस्ट, मेरी फमलिंग हो जाती है क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे वन ऑफ द मेंटोर्स हैं और मैं कहती हूँ इनसे बढ़कर कोई नाम है नहीं। और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स जो हैं अब प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं और काम करें उम्दगी के साथ। और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मकबूल साहब का नाम ही काफ़ी है। सो आज हमने कहा कि सर को बुलाया जाए और बच्चों के हवाले से भी बात की जाए और मेरे भी कोई मसाइल हैं वो भी हल किए जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आई फील सो ऑनर्ड। You're most welcome. I am the one who's honored. थैंक यू सो मच सर। सर मेरे मसाइल का कोई हल है, फिर हम बच्चों पे आएंगे। बताइए, बच्चों पे ही रखें। सर मैं भी तो बच्ची हूँ, अपने अम्मी आप अब्बू भी की, हैं। लेकिन बड़ी वाली बच्ची हूँ। जी हाँ। सर देन ऑब्वियसली विद योर वास्ट एक्सपीरियंस हम बात करते हैं। बच्चा जो है ना वो माँ बाप के लिए बड़ा ख़ास होता है। बच्चे की तकलीफ़ नहीं सर देखी जाती है, बिलखसूस हम जब मौसम में तब्दीली की बात करते हैं। और ये मौसम है भी बड़ा ट्रिकी कि बरसात का मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बीच का ज़रा मौसम लगता है। तो इस मौसम में वायरल क्या क्या इन्फेक्शंस है बच्चों को जो हो सकती हैं? जी मेरे ख्याल में इस तरह है कि एक तो ये कि गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है, बरसात आती है, तो थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, कुछ खुशी होती है। बच्चों को भी बरसात का इंतज़ार रहता है। आपको मालूम है हमारे बहुत से गाने भी बरसात के साथ चलते हैं। ऐसा ही है। तो बच्चों को एक और वजह से बरसात का इंतज़ार होता है कि वो बारिश में नहाना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं यहाँ पर हमारे सूबे में ये कहा जाता है कि जो गर्मी की जो पित्त होती है, जो दाने निकले हुए होते हैं, वो बारिश की बरसात से ठीक हो जाते हैं। सही। तो बरसात में बच्चे नहाना चाहते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो नहाना बज़ाते ख़ुद कोई बुरी बात नहीं है, मगर सिर्फ उसमें ख़्याल रखना चाहिए कि जब वो नहा रहे हों तो उसके बाद चूँकि पानी खड़ा भी होता है और हम देहात में भी हैं, गाँव में भी हैं, शहर में भी हैं, पानी साफ़ हो साफ़ ना हो तो कई मरतबा ऐसा होता है कि बस उसमें फिर खेलते ही रहते हैं, पानी भी खड़ा हुआ है तो उसमें गंदगी भी शामिल होती है। तो अगर एहतियात ना की जाए, फ़ौरन उसके बाद साफ़ पानी से ना नहाया जाए तो फिर जिस्म पे दाने निकल सकते हैं। सबसे पहली बात तो मेरे ख़्याल में ये बतानी चाहिए। तो जब नहा के आएँ बच्चे तो फिर वैसे आप उनको पानी से थोड़े से साफ़ पानी से नहला लें, वरना ये दाने जो हैं जिसको हम जल्द के दाने कहते हैं वो निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो उसकी एहतियात तो सबसे पहली है ना। ठीक है। उसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी हमारी एलर्जी हो जाती है इस मौसम में, मौसम बदल गया, नमी ज़्यादा हो गई। अब कुछ बच्चे हैं जिनको दमे की शिकायत है, कुछ बच्चे हैं जिनको एलर्जी है। तो इस मौसम में जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में फ्लेयर अप हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, ट्रिगर कर जाते हैं या ट्रिगर कर जाते हैं, तो माँ बाप को अक्सर मालूम होता है और उनको ख्याल रखना चाहिए कि इस मौसम में ख़ास तौर पे हमें उन दवाइयों का या जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं वो ज़रा ज़्यादा लेनी चाहिए। सही। सर मैंने अक्सर हम अमेरिका की बात करें और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उधर लोगों को पीनट की एलर्जी होगी, नट्स की एलर्जी होगी, इवन लैक्टोस इंटॉलरेंट होंगे। हमारे यहाँ मुझे लगता है हम ज़्यादा मजबूत हैं या हमें शऊर ही नहीं है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी। उधर तो हम फिल्म्स में भी देखते हैं कि अगर एलर्जी हो जाए तो खुदा ना खास्ता दैट कैन बी बिल्कुल एक्सट्रीम फेज पे भी जा सकता है। जी हाँ, आपको हैरत होगी कि जो ये लैक्टोज़ की आपने बात की है, इसका ताल्लुक़ इस मौसम से तो नहीं है, मगर लैक्टोज़ एक शुगर होती है, चीनी की किस्म है, मिठास की किस्म समझ लें। तो वो हमारे इसमें दूध में होती है जो बच्चे पीते हैं जी। तो वहाँ से मुकाबलतन अमेरिका से
और यूरोप से मुकाबलतन यहाँ ज़्यादा होती है। अच्छा, लैक्टोज का जो है मसला वो यहाँ ज़्यादा है, बिल्कुल, मगर उसका ताल्लुक ऑब्वियसली मौसम से तो नहीं है। बिल्कुल सही। और जो दूसरी एलर्जी आप कह रही हैं वो वाकई आप सही कह रही हैं कि बाकी मुल्कों में लगता है कि ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे ये मूंगफली की आपने तज़किरा किया उसमें। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ बहुत एहतियात की जाती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ भी बहुत एहतियात करती है खाने पीने में, और उसके बाद भी बड़ी एहतियात से बच्चे को चीज़ें खिलाई जाती हैं। हमारा तो यहाँ चल सो चल वाला काम काफ़ी है, मगर एलर्जी होती है यहाँ पर भी, एलर्जी यहाँ पर भी होती है, मगर मुख्तलिफ चीज़ों से होती है। सर एक सवाल आपसे ज़रूर, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी पर्टिनेंट विद द वेदर गोइंग ऑन। इस मौसम में बड़ों का भी, लेकिन बच्चों का मैंने देखा, मेरी अपनी शी इज़ एन 8 year old अनुषी, उसको हाल ही में पेट में प्रॉब्लम हुई बाहर खाना खाने से या जो भी। तो सर वो किस तरीके से जो है बच्चों को बचाया जा सकता है पेट दर्द की बीमारियों से इस मौसम में बिलखसूस? जी हाँ, देखिए ना, वही बात है कि इस मौसम में हमें खाने का, फल का, सब्ज़ी का, सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको मालूम है कि इस मौसम में मक्खियाँ भी आती हैं, और जब आप पूरे मुल्क की बात करें तो फिर जगह जगह पर आप फल ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप कटा हुआ फल ख़रीद लें, ऊपर मक्खी बैठी हुई हो जिससे गंदगी हो सकती है, या फल साफ़ ना करें, घर लेके आएँ। नमी में वैसे भी जरासीम ज़रा से ज़्यादा होते हैं, फिर फल या सब्ज़ी घर ला के अच्छी तरह उसको साफ़ करना है, और उसके बाद उसको आपने बच्चे को खिलाना है, ख़ुद भी खाना है। तो पेट की बीमारियां वाकई ज़्यादा होती हैं। पेट में जरासीम, अंतड़ियों में जरासीम, और उल्टी की बीमारी, और उसके अलावा अंतड़ियों में जिसको इसहाल कहते हैं, ये डायरिया की बीमारी ज़रा ज़्यादा होती है। तो इसहाल में यानी डायरिया में बच्चों के हवाले से वालिदैन तो फ़िक्र करते हैं कि इसको इतने ज़्यादा मोशन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बार बार जा रहा है, बाथरूम जा रहा है। जो डॉक्टर होता है उसको ये फ़िक्र होती है कि इसकी इस बीमारी की वजह से पानी की, नमकियात की कमी ना हो जाए, यानी बच्चा डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे की बीमारी तो हो गई, अब हम उसका इलाज भी देंगे उसको, मगर उसको खाना पीना छोड़े नहीं, बिल्कुल उसको ये ना रखें कि भूखा रख दें। तो उसको हमारे यहाँ आपको मालूम है निमकोल, जिसको ORS कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, पैकेट्स में मिलता है, वो आप एक जग में एक पैकेट डालें और उसको थोड़ा थोड़ा पिला दें। सर अब तो बना बनाया भी मिलता है, बना बनाया भी मिलता है, और हमारे बहुत से जो हम लोग जो आमतौर पे पीते हैं, मसलन स्कंजबीन है, जिसको लीमू पानी कहते हैं, वो बहुत मुफीद है। हम लस्सी पीते हैं, वो भी मुफीद है। हम दही खाते हैं, वो भी मुफीद है। सो अगर माँ का दूध पीता है छोटा बच्चा है तो वो जारी रखे। तो खाना पीना बंद ना करें, ORS या रिहाइड्रेशन सॉल्ट दें। कभी कभार डॉक्टर को दवाई भी देनी पड़ती है, मगर मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि दवाई जो है उसका असर ज़रा कम है, बाकी चीज़ों का असर ज़रा सा ज़्यादा है, और उसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर वही बात जो आपने कही कि एहतियात कर ली जाए तो अच्छा है। सब अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं, बच्चों को ऑब्वियसली हर किसी का अपना तरीका है, काम है, काम का तरीका है, वी कांट ऑब्वियसली से कि कौन गलत है कौन सही। लेकिन जब बच्चे की बात करें, इतना सा बच्चे का मैदा इतना सा, अगर बहुत हैवी डोज दवाइयाँ ही सिर्फ आप रेकमेंड इन द फर्स्ट प्लेस करना शुरू कर देंगे तो वो बच्चे की सेहत पे लॉन्ग टर्म कितना असर करेगा नेगेटिवली? जी हाँ, देखिए एक हमारी प्रोफेशन में कहावत है कि जो एक अच्छा सर्जन होता है उसको ये मालूम होता है कि कब ऑपरेशन नहीं करना। सही, गौर से सुन लिया आपने ना? बिल्कुल। जब उसने ऑपरेशन नहीं करना, यानी उसको ये मालूम है कि ये ऑपरेशन से सही नहीं होने वाला, इसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पेट का दर्द आपने कहा, इतने बच्चों को पेट में दर्द होता है, हर एक को अपेंडिक्स तो नहीं होती, हर एक का ऑपरेशन तो नहीं होता। एक काबिल सर्जन जो होगा वो फ़ौरन तयन कर लेगा कि इसका ऑपरेशन से इलाज होगा या नहीं होगा। इसी तरह मेरे ख्याल में जो हम मेडिकल उसमें फिजिशियंस हैं, हमें ये जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये दवाई देना ज़रूरी है, इससे बेहतरी होगी या इसके बगैर ठीक हो जाएगा। और कई मरतबा दवाई देने से बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। अगर ना दें तो बच्चा ठीक रहता है। तो मैं तो इसमें बहुत यकीन रखता हूँ कि सोच समझ के जब दवाई की ज़रूरत हो तब देनी चाहिए,
खामखा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट यू, आप हमेशा जो है माइल्ड लेवल से स्टार्ट करते हैं कि अगर छोटे पैमाने पे काम हो सकता है तो वाई गो ऊपर लेवल पे जाने की। सब अब पेट दर्द की जिस तरह बात की, हमने बात की कि चलें स्कंजबीन पिला दें। खाने पीने में बच्चे ज़रूरी नहीं है चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। अगेन कमिंग टू माई डॉटर, मैं अपने एक्सपीरियंस ज़्यादा बताती हूँ। मेरी बेटी को जब पेट दर्द हुआ, शी इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं खिला सकती थी, क्योंकि जब मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती थी तो वो उल्टी कर देती थी। तो सब फिर किस तरीके से बच्चों के चिड़चिड़ेपन को देखते हुए क्या कुछ खिलाया जा सकता है? जी देखिए, अगर तो बच्चा उल्टी कर रहा हो जैसे आप कह रही हैं, तो इसका एक तो मतलब ये है कि या उसको तकलीफ़ है मैदे में तो वो उल्टी कर रहा है, या उसको कभी ज़बरदस्ती की जा रही है। सही। तो ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि उसको मतली हो रही है। अब देखिए ना, बड़े लोग जो हैं, अगर आपको भी बड़ों में ही शामिल कर रहा हूँ तो मीनिंग के जो बच्चे नहीं हैं उनको तो मालूम है। मसलन अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है कुछ खाने को, या मुझे मतली हो रही है, तो मैं अपने आप को रोक लूँगा। मैं कहूँगा मेरा दिल नहीं कर रहा। अब छोटा सा बच्चा है, अब उसने एक उल्टी कर दी तो माँ बाप तो चाहते हैं कि वो खाए, ऐसा ही तो उसको कई मरतबा ज़बरदस्ती देंगे तो फिर उल्टी कर देगा। तो बच्चे की हालत देख के आप उसके मुताबिक उसको देते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि बहुत थोड़ी मिकदार में, यानी आपने 1 चम्मच, अगर आपने निमकोल भी देना है या ORS जिसको कहते हैं, वो भी चलें 2-4 घूंट दे दें, 1 आउंस दे दें, 2 आउंस दे दें, यानी 30 से 60 सीसी तक थोड़ा थोड़ा करके दें। तो आप देखिए कि वही बच्चा जो बहुत ज़्यादा मिकदार में एकदम से अगर आप दें उसको तो उल्टी करेगा, वो थोड़ी मिकदार में नहीं करेगा। ऐसा ही है। और फिर ऐसी ग़िज़ा दें जो जल्द हज़म होने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल मसलन आप देखिए, अगर पेट की तकलीफ़ हो तो आप खिचड़ी दे सकती हैं, केला दे सकती हैं, दही दे सकती हैं, दलिया दे सकते हैं, दलिया दे सकती हैं, टोस्ट दे सकती हैं, रस दे सकती हैं, जो नरम ग़िज़ा है, जिसमें बहुत मिर्चें ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा घी ना हो, सही, और जिसमें जो बाज़ारी चीज़ ना हो। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी अच्छी नहीं हैं जब पेट की तकलीफ़ हो। सही। तो थोड़ा थोड़ा मीठा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जब जो चीज़ ज़ाया होती है वो नमकियात होती हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम होती है। तो केले में ये मौजूद है पोटेशियम, तो आप थोड़ा सा केला थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, स्पेशली छोटे बच्चों को। और खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। बिल्कुल। और ये परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है, मेरे घर में सारे डॉक्टर्स, उन्होंने कहा तुम क्या कर रही हो, क्वांटिटी पे ना जो कि पूरा अगर केला नहीं खा रही, चाहे 2 बाइट्स ही ले एटलीस्ट, तो वो रहे तो सही। है तो नहीं कि खुदा ना खास्ता वो। सो प्लीज़, औलाद है, ख़वातीन औज़ात औलाद के मामले में माँ ख़ास तौर पर और ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, लेकिन सोच समझ के अपने बच्चे पे ज़बरदस्ती नहीं करनी, और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी। बच्चे पे बिल्कुल आपने ज़बरदस्ती करके आप उसको खिलाएंगे तो वो उल्टा नुकसान ही होगा। सर थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर, इट वाज अ प्लेजर। कोई पैगाम देना चाहेंगे पेरेंट्स को? नहीं, बस मैं समझता हूँ कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। एहतियात करें, हर मौसम को आप एंजॉय करें, मगर एहतियात ज़रूर करें। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ख़वातीन औज़ात, इसी के साथ ज़रका अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रका, आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन औज़ात। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के जल्दी से नाम शामिल करूं जी, फिर आप लोग कहेंगे कि नाम शामिल नहीं किए। समन अली हैं जी, सलाम टू ऑल द गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम। किरण राना है, बहुत ही अच्छा शो है, थैंक यू सो मच। शुमाइला हैं जी, सुंदर सापी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम अच्छा करने के लिए, थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं चाहिए। सदफ़ है जी, प्रोग्राम के किचन के सेगमेंट से बहुत हेल्प मिलती है। अनम आपकी तारीफ़ हो रही है, अनम जो है बिज़ी हैं खाना पकाने में, और इनकी तरफ भी हमने जाना है। अनम आवाज़ सही कर लें तब तक फिर। जी थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश, बाकी मैं साथ आपके हूँ। हाँ, रेसिपी मुझे बताना। अच्छा जी, अदील हैं, प्रोग्राम को पसंद करे हैं, और असद अली हैं, तमाम टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले ज़रका की भी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सुना। ज़रका, आप 10 साल से माशाल्लाह गाना गा रही हैं, जी, और बहुत उम्दगी के साथ। लाइव सिंगिंग में प्रॉब्लम तो नहीं ज़्यादा होती? मुझे अच्छा ही लाइव गा के लगता है। हाँ, ट्रैक पे तो अच्छा नहीं लगता,
वहाँ पे ना अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। ट्रैक होता है फिक्स, तो लाइव होता है कि आप अपनी मर्जी से गाते हैं। और बहुत लोग हैं जो ट्रैक पे गाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा इजी वे आउट है। होते हैं ज़्यादातर, आजकल तो ज़्यादातर लोग ट्रैक पे ही गाते हैं। लेकिन अगर सीडी खराब हो जाए, जो कि कई दफ़ा मैंने देखा है, तो फिर क्या होता होगा। सो लाइव सिंगिंग ख़वातीन हज़रात बड़ा मुश्किल काम है जो आप बड़ी उम्दगी के साथ कर रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम में हमारी कोशिश ये होती है कि माशरे में बेहतरी लाने के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन और ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जितने भी बाशऊर लोग एहसास रखते हैं और कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं माशरे में बेहतरी लाने के लिए, उनको प्रोग्राम में बुला के उनसे सीखा कुछ जाए। मेरी ये जो मेहमान शख्सियात हैं, दोनों कपल हैं माशाल्लाह से, और इनकी शादी को माशाल्लाह 20 साल का अरसा हो चुका है। मैंने कहा 16 साल, मैं भी आगे पीछे ही टाइम है, 4 साल ही कम है। लेकिन दोनों मियाँ बीवी जिस तरीके से उम्दगी के साथ सहाफ़त की शोबे से वाबस्ता कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जेल के जो बच्चे हैं जो जेल में होते हैं, अब 2 किस्म के होते हैं बच्चे, और ख़वातीन भी ऑब्वियसली, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं जो कैद में होते हैं, एक तो वो किस्म के बच्चे होते हैं जो कोई ना कोई जुर्म करके कैदी बनते हैं और उनको सज़ा मिलती है तो वो जेल में जाते हैं सज़ा काटने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनकी माएँ किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं, किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन वो बच्चे उधर जेल में ही पैदा होते हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो। सो उनकी किस तरीके से ये जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हेल्प कर रहे हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा ये अहम नुक्ता है जिस पे बात करने की ज़रूरत है। सो हमारे साथ मौजूद हैं जी अदील नियाज शेख साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं रिहाई इदारे के, और जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, स्माइल देती हुई, और बड़ा एक ये मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि जर्नलिज्म, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं जी रिहाई इदारे की सैयदा फ़राह हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, रिहाई इदारे की बात करें तो ये रजिस्टर्ड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब बैतुल माल सिंस 2000 से ये काम कर रहा है माशाल्लाह से। अच्छा जी, फ़रा जी आपसे स्टार्ट करूं, आपकी बेगम से? जी जी। अच्छा, ये इदारा जो है इसको बनाने का ख्याल कैसे आया, और बिलखसूस बच्चों और ख़वातीन जो जेल में हैं, किसी न किसी भी क्राइम से रिलेटेड सज़ा काट रही हैं, सो ये कैसे एसोसिएट किया? जी सुंदर, मेरे उस्ताद थे मुन्नू भाई साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि कॉलम निगार और अदीब, दानिश्वर। जब हम लोग, मैं उनके साथ जॉब करती थी, जब मैंने जर्नलिज़म का आगाज़ किया तो उधर उन्होंने मुझे एक फ़ीचर बनाने के लिए दिया कि मुझे था कि सर मैं कहानियाँ कहाँ ढूँढूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कहानियाँ या तो हस्पताल के बरामदों में मिलती हैं या जेलों में मिलती हैं। तो उस वक्त मेरे लिए एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग था, स्टूडेंट थे हम, कि अच्छा जेलों में कहानियाँ। तो उन्होंने कहा जाओ, जेलों में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, तो वहाँ आपको कहानियाँ मिलेंगी। तो वहाँ से जब जेलों में मैं फ़ीचर बनाने के लिए गई, और वो दिन और आज का दिन मैं वापस नहीं मुड़ सकी, क्योंकि वहाँ वो जो अंदर कहते हैं ना कि कुछ आपके अंदर अगर ममता वाली फीलिंग है, तो उन बच्चों को देखकर ये चीज़ सोच ली कि इनके लिए मुझे कुछ करना है। ये माशरे के निगलेक्टेड, ठुकराए हुए, रद्द किए हुए बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली रिजेक्टेड। तो अगर हम इनको शफकत दें, इनको थोड़ी सी तवज्जो दें, तो ये बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, और माशाल्लाह हमारे इदारे ने और हम दोनों मियाँ बीवी ने पूरी अपनी ये स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक 9000 बच्चों को जो है वो रिफॉर्म किया है इन सालों में। जी अच्छा, मैं ये 9000 बच्चों के हवाले से कितनी कहानियाँ ऐसी होंगी जिनसे इंस्पायर हुआ जा सकता है, सीखा जा सकता है, उस हवाले से भी बात करना चाहूँगी। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इनकी काम के हवाले से, कंट्रीब्यूशन के हवाले से आइए एक नज़र देखते हैं।
हमने काम के हवाले से देखा। सर अदील साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो ज़रा जो कुछ बेसिक स्टैट्स हैं, सब पंजाब में कितनी जेलें हैं? मुझे अब ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मेरी इस्लाह कीजिएगा। कितनी जेलें हैं और किस तरीके से बच्चे उसमें कितने तादाद में हैं? कोई स्टैट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। पंजाब में इस वक्त 43 जेल्स हैं, जिसमें कम पेश कैदी और हवालाती मिला के तकरीबन 55-56 हज़ार की एक तादाद है, जिसमें अंडर ट्रायल्स भी हैं और वो भी हैं जो सज़ा याफ्ता हैं। इनमें जो बच्चों और ख़वातीन की तादाद सबसे कम होती है, लेकिन ये किसी भी जेल का मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है। कोई भी जेल आप देखें, एक छोटी जेल होती है जिसकी जेल की ज़ुबान में हम उसे गिनती कहते हैं कि उसकी गिनती होती है 600, 700, 800, इसको हम छोटी जेल कहते हैं। और एक जो बड़ी जेलें हैं उनकी तादाद 4 से 5 हज़ार कैदियों पर होती है, जिसे इंतज़ामिया कंट्रोल करती है। हमारे जैसे रिहाई का बताया, तो हमारे इन 2 सेक्शंस में हमारे स्कूल हैं, रिहाई एजुकेशनल वोकेशनल स्कूल, जिसमें कैदी बच्चे और औरतें हुनर सीखती हैं, पढ़ती हैं, काम और वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर ये बाहर जाते हैं, जब आज़ादी होती है इनकी रिहाई के बाद, तो बाहर ये इस काबिल हो जाते हैं कि कुछ अपना कमा सकें और माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। तो जेलें जो हैं वो 43 हैं और इसमें 55-56 हज़ार का फिगर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कम और ज़्यादा होते रहते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर गवर्नमेंट है जो अंदर उनको कोई सहूलत देती है, और हमारे जैसे रिहाई जैसे इदारे उनकी इस्लाह करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो ज़िंदगी में रिहाई के बाद कामयाब हो सके। बिल्कुल सही। अब कितना लेवरेज मिलता है अगर कोई बच्चा जो है जेल में पढ़ाई कर रहा है, डिग्री मुकम्मल कर ले, तो क्या कोई उनको लेवरेज होता है? उसमें सज़ा में कमी भी होती है। जो लोग प्रॉपरली अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम देते हैं, FA के एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको सज़ा में कमी होती है। फिर वैसे भी ये कि बिहेवियर देखते हैं कि अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर में चल रहे हैं, गुड रिस्पांस दे रहे हैं, तो उससे भी जो है जब मंथली जुडिशल का विज़िट होता है, तो वो उसमें जो पैटी मैटर्स के केसेस हैं उसमें उनको रिहाई दी जाती है, उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। बिल्कुल, आपके सामने तो बहुत सारी ऐसी मिसालें होंगी, कुछ आप मिसालें हमारे साथ शेयर करना जी, बहुत सारी ऐसी हैं। हमारे पास शेखुपुरा जेल से रिहा हुए हुए एक हमारा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं उनको हम लोग क्रिमिनल नहीं कहते, या जो लोग वहाँ से रिफॉर्म होके निकल आते हैं तो फिर हम उनके साथ क्रिमिनल का या उसका टैग नहीं लगाते कि वो जेल से रिहा हुए हैं। हम क्योंकि उन्होंने इस्लाह हासिल की, तालीम हासिल की और वो बेहतर इंसान बने, तो जो वो स्टूडेंट है हमारा, जब वो बाहर आया, वो 5 इयर्स हमारे पास रहा और उस 5 इयर्स में उसने मैट्रिक में भी बहुत अच्छे नंबर लिए, FA में भी बहुत अच्छे नंबर लिए, और आज वो बड़ी अच्छी एक पोस्ट पर है और अपनी अपनी ज़िंदगियों में सक्सेसफुल। शुक्र है कि वो बेहतर ज़िंदगी बसर करें। अभी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट जो है वो लॉयर बना है और ख़ुद हमसे रब्ता किया उन्होंने। हाँ जी, तो वो 20 साल पहले जब हमने इदारा शुरू किया था तो तब वो हमारे पास यानी 9 उम्र लड़का था, और आज वो एक लॉयर बन गया है। तो वो हमें जब उसने आके बताया और वो पिक्चर हमें पॉइंट आउट की जो हमारे वहाँ बोर्ड्स पे लगी हुई हैं, तो वो इतना खुशी का लम्हा था कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया। और ये पाकिस्तान का जो ये चीज़ें हमें दुनिया को बतानी चाहिए कि हमारे मुल्क में भी इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, जिन्होंने यानी हमने अपनी पूरी यंग एज इन जेलों में गुजारी है। ऐसा ही है। और हम स्टूडेंट थे उस वक्त में, और हमें एक जुनून था कि हमें अपने कॉलीग्स थे ना? जी, हम लोग क्लास फेलोज भी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कोलीग्स भी थे। लाइक कौन था आप में से ज़्यादा पढ़ाई में? जी बताएं, लाइक कौन था पढ़ाई में? लाइक मैं यही होंगी। वो घर भी जाना ना इन्होंने, इस वजह से ज़रूरी है। नहीं, दोनों ही थे उसमें। हमारे जो अब तो सर हमारे एक जज भी माशाल्लाह हो गए, वो गवाह हैं हमारे। बिल्कुल सही, हम कैसे स्टूडेंट थे। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। ज़रका, क्या कहेंगी जिस तरीके से उम्दगी के साथ काम कर रहे हैं, माशरे में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करना कितना ज़रूरी है, आप क्या कहोगी? मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप मेरी मिसाल ले लें, कोई गाना गाता है, कोई भी काम सोशल वर्क करें, हाँ, कुछ भी कोई भी काम आप करते हैं तो उसे अपनी नीयत के साथ करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीयत
क्योंकि अल्लाह पाक ने भी हर चीज़ का दारोमदार नीयतों पे छोड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो नीयत नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और जब आप सोशल वर्क की बात करें, समाजी कामों की बात करें, तो उसमें डेडिकेशन और नीयत, वो ऑब्वियसली वही बात आ गई, बड़ी अच्छी और बात उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत वसाइल हो। मैं अगली बात यानी यही कहना। अगर हम ये लोग कहते हैं जो लोग कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, मैं इसको सिरे से मानती नहीं इस बात। अगर आपके पास इरादा हो, आपके पास सच्चाई हो, लगन हो और आप वाकई अपने मुल्क के लिए जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। तो वो जब एक सफ़र शुरू, हम भी स्टूडेंट थे, हमने उस टाइम में टाइम वेस्ट नहीं किया। आज के मैं यूथ बच्चों को देखती हूँ कि वो मोबाइल्स पर या टाइम वेस्टिंग में, तो आप अपने सोचो कि आप क्या कर सकते हो, आपके होने का जवाब क्या है, अपने कंट्री को, अपने माशरे को कैसे रिफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल। तो हर चीज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल। सर मैं ज़रूर एक चीज़ जानना चाहूँगी, ज़ाहिरी बात है जो कैद में बच्चे होते हैं, ख़वातीन भी, लेकिन बच्चों की छोटी सी सोच होती है, जहन है, डेवलप हो रहा होता है जहन, किस तरीके से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिनको डील करना पड़ता है। बज़ाहिर तो वो बच्चे लग रहा होता है कि साइकोलॉजिकली नॉर्मल है, लेकिन एक ट्रॉमा होता है, एक एम्बियंस होता है, उन छोटे छोटे बच्चों की शायद खेलने की, कूदने की उम्र हो, नॉर्मल तरीके से स्कूल जाने की उम्र हो, सो उसमें तो उनको बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते होंगे। जब हमारे पास सुंदर कोई बच्चा आता है तो वो बड़ा एग्रेशन में होता है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे हैं, माशरे के ठुकराए हुए बच्चे हैं। फिर जब उन्हें ठोकर गुर्बत की, माँ बाप के बैड बिहेवियर की लगती है, क्राइम की तरफ आते हैं, लोग उन्हें यूज़ करते हैं, फिर वो थाने में जाते हैं, थाने में मार पड़ती है, उसके बाद वो तीसरी जगह पर हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनका एग्रेशन कम करते हैं। अब उन बच्चों की उम्रें 8-9 साल से लेके 17 साल के बीच में है। देखिए ना, 8-9 साल का अगर बच्चा मिनिमम एज की बात करें, वो तो बिल्कुल सही। और ऐसे बच्चे हमारे पास 8 से 10 साल के मर्डर में भी हैं। लेकिन वो कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं है, हादसाती मुजरिम है। ठीक है। खेलते हुए किसी को बल्ला मार दिया, वो मर गया, किसी को कोई कुछ करते हुए हो गया। सर तो एग्रेशन कैसे कम करते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ, स्कूल है, चूँकि पूरा एक स्टाफ है, उसमें हमने सब टीचर्स को ये चीज़ बताई हुई है कि आपने इन्हें साइकी थेरेपी देनी है। उनकी बातें सुनते हैं। सबसे पहले है कि हमने उनके करीब जाना है। करीब से मुराद उनकी रूह को टच करें, ताकि वो महसूस करें कि कोई तो हमदर्द है। बड़ा लंबा सफ़र करके आते हैं ना, तो कोई तो हमदर्द है। वो जब उन्हें पता चलता है, वो फिर दिल की बातें बताते हैं, और वो बातें तक बताते हैं जो वो थानों में, अदालतों में नहीं बताते। इवन उन्होंने जुर्म किया हो वो भी हमें बताते हैं। बिल्कुल सही। तो उनसे हमारा एक रिश्ता होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस लाइन पे आते हैं कि अब रिहाई स्कूल में या तो पढ़ना है या हमने काम सीखना है। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी इस वक्त 15 स्कूल हैं हमारे, 8 जेलों में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें रिहाई है, तो वहाँ पर यही काम हो रहा है और 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है हमारे पास। बिल्कुल सही। काम क्या क्या कुछ आपका इदारा सिखाता है वोकेशनल ट्रेनिंग की? पहले तो हमारा, जैसे अभी अदील बता रहे थे कि हम उनकी पहले सबसे आने पर उनको काउंसलिंग करते हैं, उस बच्चे का मिजाज जज करते हैं कि वो किस कैटेगरी का है, उसको प्राइमरी एजुकेशन देनी, क्योंकि मेजॉरिटी वो बच्चे होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए होते हैं। वहाँ लेबर यानी जेल से पहले वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं जेल में आने से पहले। तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं। एक 6 मंथ का हमारा कोर्स है प्राइमरी का, जिसमें हम बिल्कुल इलिटरेट बच्चों को रखते हैं उधर। फिर कुछ वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 6, 7, 8 तक कुछ पढ़ा होता है, उनकी एक क्लास अलहदा है जो मैट्रिक तक के पेपर दे सकते हो। उसके बाद जो बच्चे मैट्रिक या फर्स्ट ईयर तक में, बड़े लड़के जो हैं जो अक्सर रेप केसेस में हैं या और दूसरे, उनको कंप्यूटर की टेक्निकल हुनर सिखाने में, इसी तरह टेलरिंग की क्लासेस जो हैं, स्टिचिंग का पूरा उनको, कि वो जब यहाँ से बाहर जाएं चोरी से और डकैती के केसेस से, तो वो कम से कम अपना सेल्फ रोज़गार कमा सकें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ क्राइम देखा जाए तो अभी आप पूछ रही थी ना कि क्या वजूहात होती हैं, तो अगर हमारी सोसाइटी को ओवरऑल देखे जाएँ तो सोसाइटी में क्राइम ज़्यादा है, लेकिन मेजॉरिटी जो बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, नौउम्र लड़के हैं, वो इंसिडेंटली ज़्यादातर केसेस में इन्वॉल्व, हादसाती तौर पे, और उनके पीछे वही ब्रोकन फैमिलीज, फादर ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने दूसरी शादी कर ली, यानी वो डिस्टर्ब फैमिली के हैं। इसमें मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि खुदा के वास्ते अगर जो ये ब्रेकअप्स हैं, शादियों का टूटना है, डाइवोर्स रेशो का बढ़ना है, पेशेंस की कमी है, ये सब चीज़ें मिला के आपके बच्चों पर क्राइम अफेक्ट डालती हैं। फिर हमारा मीडिया, सोशल मीडिया जो आइडियलाइज करके दिखाता है एग्रेशन वाली चीज़ों को,
पाकिस्तान वेरी लकी कि यहाँ 54% यंग लोगों की तादाद है, पर अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो एनी डायरेक्शन। हमारे पास यूथ के लिए क्या सिमत है कि हमारे पास हमारे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, म्यूज़िक होना। अभी जैसे बात कर रही थी तो हमारे पास हमने जेल में जो ख़तरनाक कैदी उन बच्चों में सिंगर्स ढूंढ लिए हैं। अच्छा, ओके। वो सिंगिंग भी करते हैं अंदर, हमें टप्पे सुनाते हैं, हमें अपनी पेंटिंग्स करके आपको लगता है उस तरह कैथारसिस भी उनका हो जाता है? कैथारसिस भी होता है, एग्रेशन कम होता है, एग्जैक्टली एग्रेशन कम होता है सोसाइटी के टुवर्ड, जो स्पोर्ट्स उनको गुस्सा भरा हुआ होता है वो स्पोर्ट्स करते हैं, फिजिकली एक्सर्शन करते हैं। तो जेलों को इनफैक्ट अगर हम दुनिया से कंपैरिजन करें तो दुनिया में ज़्यादा हैवी क्रिमिनल लोग हैं, हमारे इस तरह के नहीं हैं। सही। हम इनको ठीक कर सकते हैं, ऐसा ही है। अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, लोगों की, तो हम इनको बदल सकते हैं। हम इसको बड़ी सतह पर फैलाना चाहते हैं कि हम इसको सिर्फ पंजाब के सूबे तक ना रखें, दूसरे सूबों में भी लेके जाएं। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, गवर्नमेंट हमें करती है, हम पंजाब प्रिजन हमें इतने अरसे से हम उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर और हमें सपोर्ट करे, साथ में और भी ऑर्गेनाइजेशंस आएँ जो रेलिवेंट इदारे हैं। मैं तो समझती हूँ कि इंडिपेंडेंटली वॉलंटरली भी कुछ लोग करें, करते हैं लोग, हमारे साथ ऐसे लोग हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ख़वातीनों से तो माशरे की तरक्की के लिए आपने इंफरादी सतह पे खुद भी देखना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों की, इदारों की तरफ देखते हैं, इदारे तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम, लेकिन आपने ये भी देखना है आपकी बहैसियत मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको पहचान के एग्जीक्यूट करना और वॉलंटियर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातचीत का सिलसिला जारी है। शेफ़ अनम से हमने रेसिपी का भी पूछना है और खाने के हवाले से भी। मुझे लगता है खाना बनाना भी एक आर्ट है, राइट? ये बिल्कुल ऐसा ही, खाना बनाना एक आर्ट है। आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है उसको बनाने के लिए, टाइम इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल। और अगर समटाइम आप बड़े बेजार होकर खाना बनाते हैं तो खाना भी बहुत गंदा बनता है। बिल्कुल। तो आज आप अच्छे मूड में कि गंदे वाले मूड में? अच्छे वाले मूड में। लग नहीं रहा अच्छे वाले मूड में है। वो मेरा गला खराब है, उसका मेरे काम पे कोई असर नहीं। तो मैंने तो लाइव सिंगिंग आपसे करानी थी, उसका क्या करना है? अच्छा जी, शेफ़ अनम से भी बातचीत होगी, लेकिन ख़वातीनों के साथ मौसीकी की भी बात हुई तो ज़रका हमारे साथ मौजूद है। ज़रका की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना आ जाएगा। ज़रका, बहुत सारी क्लैप में लाइव गाना। सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते तोड़ गया ओ सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए शब से तो कहीं बेहतर था, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते
सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जानी उसे पासे वफा था कि न था। उसकी वो जानी उसे पासे वफा था कि न था। उसकी वो उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते। वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन शेफ़ अनम ने जो है खाने की है और खाना भी सर्व कर दिया गया है। पहले ये बताइएगा कि ये क्या बनाया है? ये हमने बनाया आज चिकन टेंडर्स। ठीक है, चिकन टेंडर्स। हाँ, इस साथ में चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस बनाया है मैंने। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्विक रेसिपी दे देती हूँ, समझ आएगा। आपकी आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए हम क्विक की आज सब कुछ सिंपल। मैंने ना चिकन टेंडर्स के लिए जो थाई के पीसेस होते हैं उसको बोनलेस करके उसके थिनली स्लाइसेस कर लिए थे। उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सोया सॉस और एक अंडा डाल के उसकी मैरिनेशन कर ली थी। उसके बाद सबसे पहले उसको मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में कोट करेंगे। उसके बाद पैन को ब्रेड क्रम्स में उसको कोट करेंगे और उसको फिर हम शैलो फ्राई कर लें, बेक भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये साथ आपने सॉस जो है वो मायोनीज है, उसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है और साथ में जो है इसमें मैंने थोड़ी सी केचप, जो चिली केचप होती है वो ऐड ऑन की है और चिली सॉस डाली है। बिल्कुल से एक्सीलेंट। अब ये जो बनाया है ग्रेवी बता दें। अच्छा, चिकन मंचूरियन के लिए चिकन मैंने बोनलेस लिया था, तकरीबन 1 kg के करीब। उसको सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लावर और एग लगाकर उसको मैरिनेट कर लिया। उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लिया। अलग से सॉस को रेडी करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसके अंदर गार्लिक को सौते किया, उसमें केचप ऐड की, सोया सॉस ऐड की, थोड़ी सी शुगर ऐड की, ब्लैक पेपर, रेड चिली जो क्रश वाली होती है वो ऐड किया और थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड किया, डाल के अच्छी तरीके से उसकी ग्रेवी बना ली। और उसको थोड़ा थिकन करने के लिए जो है हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, फ्राइड चिकन को सॉस में डाला, उसको टॉस किया है और उसको सर्व कर। मुझे पैनल से कहा जा रहा है आपकी ज़्यादा बोलने से आवाज़ बेहतर हो रही, बोलती जाएं आप, हम आपको मौका दे रहे हैं। हाँ जी। और इसके बाद एग फ्राइड राइस के लिए सिंपल आपने राइस जो है वो बॉईल कर लेनी है। 1 kg के करीब राइस, हाफ तकरीबन स्मॉल साइज़ की कैबेज थी, 2 से 3 कैरेट्स थी जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था। तकरीबन 6 to 8 एग्स थे, क्योंकि एग फ्राइड राइस है तो एग्स इसमें ज़्यादा होते हैं। उसको आपने सब कुछ को असेंबल करना है, नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची और ज़रा सी सोया सॉस डालनी ताकि हमारे राइस का कलर ना ख़राब हो। उसके बाद अपने इकट्ठे उसको मिक्स करना है, 10 से 15 मिनट का दम लगाना है, हमारे एग फ्राइड राइस बन जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, साथ में ख़वातीनो साहब ये जो चिकन टेंडर्स हैं ये बच्चों के लिए बिलखसूस ये बड़े मज़े की डिश होती है। एक तो हेल्दी भी है चिकन है
है और उसके अलावा साथ ही साथ क्विक एंड ईजी है। और अगर आपके घर में मेहमान आए तो आई थिंक दैट इज द ईजीएस्ट। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ब्रेड करके आप इसको लाइक फॉर 1 मंथ आप इसको फ्रीज भी कर मैंने अपनी बेटी के लिए जिस तरह रखवाए में बनवा के तो वो मैं बनवा लेती हूँ जैसे जैसे जब जब दिल करे। दैट्स अ क्विक एंड ईजी एंड हेल्दी रेसिपी। और ये चिकन की ग्रेवी की बात करें, राइस की बात करें, तो ऑल टाइम फेवरेट है। और कोई और तो नहीं टिप देना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल। मैंगो जूस अगर आप कहें तो बता दूं उसकी अगर आप कहें तो बता दें। बिल्कुल सिंपल मैंगो लिए हैं हमने और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, शुगर ऐड किया और ढेर सारी आइस डालकर जो है हमने इसको ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मैंगो जूस ऐड किया है और थोड़ा सा कोई भी वाइट सोडा आप लेना चाहे तो वो डालकर हमने इसको मिक्स कर दिया और इसको सर्व ठीक है। लेकिन आपने नहीं इसको पीना है। बिल्कुल देखो भी ना, ये मैं पीऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, कोई गाना नहीं सुनाना लाइव सिंगिंग? इस आवाज़ में अच्छी आएगी आवाज़, में सच कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये ज़रूरी है, ये तंग करना अनम को बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा लगा ड्रिंक और खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं सच बताएं। नहीं, वो जैसे आपने पैक करवाया मेरे लिए भी पैक करवाया। बिल्कुल सही। आप बताइए पर। नहीं वाकई बहुत, मैं तो कुकिंग खुद भी करती हूँ तो इसलिए बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। अच्छा ज़रका आप बताएं कैसा लगा? बहुत प्यारा, बड़ा अच्छा। प्यारा कैसे, क्या मतलब? प्यारा इसलिए कि दिखने में नहीं, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। कुछ लोग होते हैं खाने में टेस्ट अच्छा होता है, देखने को दिल नहीं करता, इसलिए प्यारा भी बोला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। इसलिए क्योंकि अक्सर हम दावतों पे जाते हैं, मैं तो सबसे पहले देखती हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन खाने की हुई है। खाने की प्रेजेंटेशन देखने से तो मूड बनता है खाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी सिंगिंग अमेजिंग, लाइव सिंगिंग कैसी लगी? बहुत बहुत, मुझे तो बिल्कुल लगा मैडम के पास इनकी आवाज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त इनकी आवाज़ है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रका कैसा लगता है परफॉर्म करते हुए, कॉन्सर्ट्स करते हुए? माशाल्लाह अब तो 10 साल हो चुके हैं गाना गाते हुए। बहुत खुशी होती है कि क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि जो इंसान का शौक हो वो काम करे। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है बंदे को शौक कुछ और होता है, काम कुछ और करना पड़ता है मजबूरी में। तो बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका शौक ही उनका काम बन जाए। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मेरा शौक था और मेरे वालिद साहब ने बड़ी हेल्प की मेरी, तो फिर खुदा का करम। बिल्कुल सही। ट्रेनिंग कितनी करनी पड़ती है? आवाज़ का, गले का तो ख्याल रखना पड़ता होगा ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। खट्टी चीज़ें नहीं खानी पड़ती, जितनी फेवरेट चीज़ें हैं ना लेडीज़ की वो सभी छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। काम की नौयत ऐसी है कि इसका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूरी है। तो सिंगिंग को आसान काम मत समझिए, ये ग्लैमर की दुनिया आसान नहीं है। इसको मैनेज और मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अपना ख्याल रखना और किस किस तरीके से जो है आपने अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो जीती रहे, खुश रहें। अच्छा जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, माशाल्लाह ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट, आपकी शादी को 20 साल हो गए। जी माशाल्लाह 20 साल। कॉलेज लाइफ से इकट्ठे? जी, यूनिवर्सिटी लाइफ से। यूनिवर्सिटी लाइफ से इकट्ठे, तो ये सफ़र अब तक का कैसा रहा? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। असल में हमें यूनिवर्सिटी दौर से ये एक जुनून था कि हमें कुछ करना है, डिफरेंट काम करना है कोई। तो जब फिर मैं जर्नलिज़म में आई अपने पढ़ाई के बाद, तो उस वक्त में भी, और फिर उस्ताद इतने अच्छे मिले, मुन्नू भाई साहब, हसन निसार साहब हमारे मैगज़ीन एडिटर थे, और अब्बास अतहर साहब, यानी क्रीम जो जर्नलिज़म की इस वक्त में मानी जाती है। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उन लोगों की संगत मिली और मैंने वहाँ से बहुत सीखा। उन्होंने हम एक नया रोज़ एक टॉपिक देना, तो इसीलिए जो है वो, और दूसरा जो उन लोगों का एक मैसेज था, जैसे मुन्नू भाई का भी पैगाम ये था और भी सारे मेरे कोलीग्स का, कि क्या हमने सिर्फ ख़बर दे के चीज़ को छोड़ देना है या अमली तौर पर अपना हिस्सा डालना है। तो मुझे था कि मैं सिर्फ फ़ीचर बना के छोड़ दूँ इसे, या मैं अमली तौर पर एज ए मदर, यानी अगर मेरे बच्चे इस जगह पर हों तो क्या मैं, जो ये रिहाई का सफ़र ही एक बच्चे की वजह से शुरू हुआ है कि जब मैं जेल में फ़ीचर बनाने के लिए गई थी तो वहाँ एक बच्चा था और वो कोहिस्तान का आया हुआ था, यहाँ पर लाहौर में अरेस्ट हुआ और डिफरेंट उसका वो था, लेकिन उसकी एज 10 साल थी। अच्छा। उसने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया कि मुझे बाहर लेके जा, मुझे यहाँ से रिहा कराओ। तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी। मैं तो फ़ीचर बनाने के लिए गई थी। मैं दैट टाइम आई वाज सो सेंसिटिव। घर आके मैं रोई। मेरे वालिद साहब लॉयर थे। मैंने उनसे कहा पापा मुझे बताएं इसको कैसे रिहा कराएंगे, कैसे। उस वक्त में जो है मैंने मुन्नू भाई को आके बताया, अपनी पूरी टीम को बताया कि ऐसे एक बच्चा है दरी खान, तो उसे हमने रिहा कराना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है देखते हैं इसको। फिर हमने उस बच्चे को रिहा कराया। अच्छा। और जब वो बच्चे वहाँ पर उनके साथ बैठ के गुफ्तगू की, उनकी कहानियाँ सुनी, देन आई डिसाइडेड कि ऐसा कोई सिस्टम बनाना है। उस वक्त अभी हमें ये नहीं था कि हम स्कूल बनाएंगे। सही। बस ये था कि अगर जब जब मैं आती हूँ, और बच्चों ने बताया कि जब जब आप लोग आते हैं तो ये बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, और फिर वहाँ से तहैया किया कि इनको टाइम देंगे
और हम लोग अपना यूनिवर्सिटी के बाद, आप देखें ना, मैं ये भी इस प्रोग्राम के ज़रिए जो यूथ है इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं या जिनकी नई शादियां हुई हैं, आप ये ना सोचें कि आपकी अभी पहले आप जॉब करेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, पूरा एक लाइफ, फिर आप सोशल वर्क करेंगे। सोशल वर्क डे 1 से जब आप यंग हैं, किसी भी उम्र के, लेकिन यंग हो तो यंग एज में आप सोशल वर्क मुल्क के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास इतनी बड़ी माशाल्लाह से यूथ जनरेशन है, तो वो सब मिलके आओ, काम करो, और बहुत हर फील्ड में आपके पास मौके हैं, हर फील्ड में, बिल्कुल है। तो आप उसमें टाइम ना वेस्ट करें। जैसे हमने टाइम नहीं वेस्ट किया, हमने एक लगन के साथ इस इदारे को बनाने में और वहाँ उन बच्चों की कहानियाँ सुनने में हमें जुनून था। और ऐसी ऐसी हमारे पास स्टोरीज़ हैं कि आप लोग जिनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आई है। अच्छा, मैं बिल्कुल सॉरी, मैं कथा कलामी की माफ़ी, मैं चेंज की बात करूँ, एक साइकोलॉजिकल, आप खुद भी तो एक फेज से गुजरना शुरू हो जाते हैं। आप जब इन बच्चों को देखते हैं या ख़वातीन को देखते हैं कैद में, उनकी परेशानियों को देखते हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरा बेटा बड़े इस टीन एज में, इस वक्त में हमारा बड़ा बेटा माशाल्लाह टीन एज में, तो एक डर खौफ होता है कि कहीं हमारे बच्चे भी इस तरफ ना चीज़ों में चले जाएं, या और जो हमारे आसपास बहन भाइयों के बच्चे हैं, कज़न्स के बच्चे हैं, जो यूथ बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं सारी सोसाइटी को इस ज़रिए पैगाम दूंगी कि स्पेशली जो बच्चे 14 साल के से लेकर 18 साल तक की एज में आ रहे हैं, उनकी एक दुनिया और चल रही होती है, उनके अंदर बायोलॉजिकली चेंजिंग्स आ रही होती हैं, उनको सुने, उनकी डायरेक्शंस तय करने में मदद करें। तो आपको लगता है ये उम्र सबसे हसास है? उस वक्त में बच्चियों की भी, बच्चियां तो फिर भी चलें घरों में सेफ रहती हैं, बॉयज़ को हम ऐसे छोड़ देते हैं। बॉयज़ को भी आप, माँ के लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं, लड़का समझ के तो हाँ, लड़का समझ के आप उनसे गैप ना दें। मीडिया का जो आज का दौर है वो बड़ा टेंडर एंड डेंजरस है। उसमें एक आपके मोबाइल के अंदर हर चीज़ है जो कि शायद हमारे जब हम टीनेज थे तब नहीं थे, तो वो आप नज़र रखें। जब हम अंदर के बच्चों को देखते हैं तो ऐसे नहीं है, आपने जो अभी सवाल पूछा, हमने अपना रंग उन पे चढ़ाया, उनका अपने पर नहीं चढ़ाया। सब मुश्किल काम होगा नहीं, बड़ा आसान होता है। वो इस तरह से होता है कि आप कमिटेड हों। जैसे आप कमिटेड हैं, जैसे अभी ज़रका बता रही थी कि उन्होंने गाने को और कैसे किस तरीके से करती हैं, तो किसी चीज़ के लिए आप कमिटेड हों। और जो भी इन्होंने बात की ना कि जिस चीज़ का आपको शौक हो, अब हमें समाजी काम का भी शौक था, हमें सहाफ़त का भी शौक, तो दोनों ऐसे ही प्रोफेशन मिले और हम दोनों के मिजाज भी इस तरह के थे। अच्छा, खाली हम अपनी तारीफ़ों के लिए नहीं कह रहे, वैसे बता रहे हैं कि हम लोग जब यंग एज में थे तो कभी हम ओल्ड होम जाके उनके नाखून काट रहे हैं बुजुर्गों के, कभी यतीम बच्चों के जो इदारे हैं उनको कहानियाँ, अभी जितने सारे ऑर्फन इदारे हैं, आप सिर्फ वहाँ काले सदके के बकरे देने ना जाएं, वहाँ बहुत खाना होता है। आप वहाँ कंपनी करने जाएं, उनको शऊर दें, उन्हें बताओ कि आप बैगर नहीं बनो कि आपको सिर्फ खैरात का खाना आना है और आपने वो खाना है, आप डिटर्मिनेशन से, हिम्मत से उठो, निकलो। ये चीज़ हम लोग करते हैं। और अपना वक्त दें, ये बड़ी अपना वक्त देना जरूरी है। ये दुनियावी चीजें देने से कोई फायदा नहीं होगा, आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वो भी देंगे। हाँ। वो भी चीजें दें, वो जरूरी हैं। आप उनकी लोगों मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर आप अपना वक्त देते हैं, जैसे अगर हमारे इदारे में भी आप आएँ, काउंसलिंग करें, जो अहले इल्म लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, अगर आपके बोलने से, आपकी गुफ्तगू से किसी को सीधा रास्ता मिल जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सही। मैं चाहूँगी कोई एक दो इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ताकि हम ऑब्वियसली बात करें आपके इदारे की जिस तरीके से पॉजिटिव चेंज ला रहे, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरीज। देखिए कुछ इस तरह की स्टोरीज हैं जो दिल में घर कर जाती हैं। तो इस तरह के मामलात हुए। 2 बच्चे थे तो उनको एक ऐसे केस में 50 साल की कैद हुई। 50 साल की? 2-3 उनके केसेस थे, तो मिला के उनके लिए हमने तक़द्दो की। कितने उम्र के थे ये बच्चे? 13 साल से 15 साल के बीच में थे। ये आज से कुछ साल पहले की बात है। तो उनको वहाँ से हमने अपने, जो हमारी एक लीगल टीम होती है, जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं, तो उनसे हमने रिहा करवाया। अब जब उनकी रिहाई होगी, सब कुछ हो गया, तो सालों बाद हमें एक कार्ड मासूल होता है घर के अंदर, एंड बड़ा खूबसूरत शादी का कार्ड रोल किया हुआ। तो ऊपर उस बच्चे का कबीर शाह का नाम लिखा था और उसके माँ बाप के नीचे हम दोनों का नाम लिखा था। वाह। तो उस शादी में हम गए, नारोवाल के करीब पसरूर और उसके बीच में किला सोबा सिंह, एक छोटा सा गांव है, चक कुरैशियाँ, वहाँ हम गए। तो
तो हमें लग रहा था कि वो हमारी शादी है, पूरा गांव लेने आया। पूरे गांव में बहुत प्रोटोकॉल, बहुत इज्जत और जिस दी। रात उसकी शादी थी तो वो मुझे कह रहा था कि सर मैं आपके पाँव दबाऊंगा, आप गाड़ी चला के लाहौर से आए। बिल्कुल सही। मैंने कहा खुदा का वास्ता है यार, आप अपना काम करो। और So he was a changed man. He totally changed. देखे ना, हाँ। ये एक ऐसी चीज़ें थी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे है, जैसे शहजाद अकबर है, खुरम शहजाद है, मुरीद अब्बास है, ज़िया है, तारिक है। ये वो बच्चे थे जो टीन एज में हमारे पास थे, अब अपने बीवी बच्चों के साथ हमारे पास आते देखे ना, वो फंक्शनली नॉर्मल फंक्शनिंग करना शुरू हो गए, पूरा हेल्दी तरीके से माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़, एक बारीक नुक्ता बहुत अहम रखना है कि अगर आपने माशरे का किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये नौउमर ख़ताकार हैं, ये इतने मासूम नहीं है, इन्होंने लोगों का नुकसान किया है, इनके अंदर ये एहसास डेवलप करवाएं कि आपने नुकसान किया है, अब क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए या तुम्हें सुधार के सीधे रास्ते पे डाल दिया जाए। तो अगर हम सीधे रास्ते पे डाल देंगे तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं और उसके बाद ये अपने ट्रैक पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जिनके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं पर वो नहीं चेंज करते। एक दो लोग ऐसे हैं जो रिहा हुए, वो क्रिमिनल बने ही हैं, वो यानी उनको हमने बड़ी कोशिश की कि वो चेंज नहीं हुए, वो नहीं चेंज, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट, उनका माहौल और माशरा एक बड़ी जेल है। आप अपने हम वहाँ उनको सहूलियात दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, सिखा देंगे, लेकिन माशरे में जाके तो हम सब चीज़ नहीं ना करेंगे। वहाँ तो आपको खुद अपनी सर्वाइवल करनी है। तो इसलिए जो है वो ये उनको बताना कि सीधा रास्ता कौन सा है, भलाई का रास्ता कौन सा है, खैर का रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता कौन सा है, तो बस आपने उनकी सिम तय करनी है, बाकी सफ़र तो सबने अपना अपना तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सफ़र में जो ये नेक काम आप कर रहे हैं और माशरे में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें और चेंज ला भी रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियों को, बच्चों की ज़िंदगियों को सुधारा, हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज अ प्लेजर जी। और ज़रका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक दुआएं आपके साथ भी। अनाम बहुत शुक्रिया आपका, और गोली खाइएगा ताकि आवाज़ आपकी ठीक हो जाए जी बिल्कुल। और आप आई डेडिकेशन के साथ, काम करना था, काम को निभाया, उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच। और ख़वातीनो ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। जाने से पहले ज़रका की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, लाइव परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप। तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा तू है गहना, कहंदे ने नैना, तेरे कोल खुशियाँ लखा